घुमाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई तो शुक्रिया, बधाई तो मैं कई बार आया हूँ। मैं दिलदार नगर से 5 बार विधायक रहा और जमानिया से 2 बार और 1 बार लोकसभा सांसद रहा अंठान। सर, बदायूं आगमन का आपका क्या उद्देश्य है? देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के लोग मतदान का अपना सदुपयोग और उपयोग करने जा रहे हैं। इस चुनाव से देश की दिशा और दशा तय होनी है। इसलिए इस चुनाव में हिस्सेदारी भागीदारी करना लोकतंत्र में विश्वास करने वाले के धर्म और कर्म बनता है। और हम लोग समाजवादी लोग रहे हैं, बचपन से ही समाजवाद का ककहरा पढ़कर देश को एक सूत्र में जोड़ने और पिरोने का काम किया है। इसलिए बदायूं के चुनाव में ना आना तो गुनाह हो जाएगा। सर, बदायूं की चुनाव अपने क्षेत्र तो और भी हैं, बदायूं में ऐसा और जगह भी गए, ऐसा नहीं है। मैं कराना गया था, मैं नोएडा गया था, मैं सहारनपुर गया था, मैं अलीगढ़ में लोगों से बात किया था। ऐसा नहीं कि मैं तो स्टार प्रचार में था, इसलिए हम लोगों को कई जगह जाना पड़ा। यहाँ भी आज डिम्पल यादव जी ने एक आरोप लगाया है कोविड वैक्सीन के ऊपर, तो उससे लाखों लोग जो हैं अब वो अपना रिएक्शन दे रही है। जो वैक्सीन लगाई गई थी बीजेपी की टाइम में, उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ और उससे लोगों की अब मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक से। उस पर सर क्या कहना है? देखिए, साइलेंट अटैक है। इस पर तो अखिलेश जी ने जब आप लोग के सामने कहे कि हम वैक्सीन इसलिए लगाएंगे कि वैक्सीन उच्च कोटि का नहीं है, उस समय तो आप लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो हाउस में मुख्यमंत्री ने भी बोला, देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला, लेकिन जब आज लाइव में तय हुआ, मेडिकल साइंस में लंदन और यूके का बड़ा योगदान है। ये सत्य है कि 31% हिंदुस्तान का और 17% अमेरिका में आज भी मेडिकल साइंस में हिंदुस्तान के डॉक्टरों का बड़ा योगदान है। और इस लैब में जब ये जांच हुआ, जांच के बाद जो साइलेंट अटैक, अब देख लीजिए ना, दूसरी बार कोविड और उसके बाद ही कोविड में आप खुद देख लीजिए कि साइलेंट अटैक भयंकर हो रहा है। इसको कोई ऐसे ही साइलेंट अटैक में हुए हैं। मेरे गांव में 126 लोग मर गए, 126 लोग। हमारे गांव है जहां आबादी 30,000 से ऊपर है, हमको लगता है कि हजारों सौ। मेरे यहाँ कमसारोबार जो माइनॉरिटी के गांव हैं, वहाँ तो अजान तक बंद हो गए थे, लेकिन हुकूमत कहाँ मानने के लिए तैयार थी। आज भी आप पूछिएगा कि ये आरोप जो लंदन के लैब से लगा है वो सही है कि गलत है, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी वाले तो झूठ को सच बोलने वाले में गोल्ड मेडलिस्ट है। इनको तो सच को सच कहने में भी शर्म आती है और झूठ को सच कहने में अपने से सीना ठोक कर मजबूती से अपनी बात कहते हैं। तो ये तो अद्भुत लोग हैं भाई। बहुत लोग बेशर्म होते हैं, सरकारें, हुकूमतें, ये तो बेशर्मों के कुतुब मीनार लोग हैं। इनको तो सही बात बोलने की आदत ही नहीं है, ये सही बात बोल ही नहीं सकते हैं। और आप सही बात बोलिएगा तो उसको झूठ साबित करने के लिए तरह तरह से घेराबंदी और लामबंदी और गोलबंदी कर। सर, स्टार प्रचारक हैं तो जाहिर सी बात है आप सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार वोटर क्यों खामोश है? क्या वजह है कि 70 वोटर जो है हिंदुस्तान का वो खामोश है? इसलिए खामोश है, कुछ करना चाहता, कुछ इतिहास बदलना चाह रहा। झूठ से अति आ गया है, हर चीज में झूठ नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इंसान को सच बोलना पड़ेगा, सच के पाले में खड़ा होना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा। आप फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा दिन आ गया, 2 करोड़ लोगों का पर ईयर नौकरी मिल गई, महंगाई कम हो गई। आज लोन कितना बढ़ गया इस देश में, या 43,000 करोड़ था, आज आप पता कर लीजिए 1,43,000 करोड़ हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की हुकूमत में 70 साल में जो लोन 43,000 करोड़ था, आज ये 1,43,000 हो गया। तो क्या 10 साल में इतना लोन लेना, रुपया और डॉलर का, रुपया का कमजोर होना, हम पर ऋण होना, ये कहाँ का? और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की हुई, और आप अपने ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं पर मंथ फ्री में राशन दे रहा हूँ। तो कौन से 2 तरह का मानक नहीं चलेगा? मानक तो एक चलेगा। या तो आप तय कर लो कि हमारी जीडीपी और हमारी तरक्की हो रही है, या अच्छा ग्रोथ आप बधाई में आप ही बता दो
5 साल का इधर का एक बड़ा काम बदायूं में, या आप रुहेलखंड बोला जाता है बरेली से इधर, इतना हल्ला हुआ कि सेना की एक से एक फैक्ट्री लगेगी, हम सेना का सामान हथियार यहीं बनाएंगे, हम उच्च कोटि का रिवॉल्वर बनाएंगे, हम 30 का माउजर बनाएंगे, हम LMG से लगाए तरह तरह की लोगों का हम काम करेंगे। एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए 10 साल में जो लग गई हो, हम स्वीकार कर लेंगे कि इनका मिशन थोड़ा बहुत कामयाब हुआ है। कहीं कुछ जमीन पर तो दिखाई दे। आप एक यूनिवर्सिटी बनाए तो आप अमेरिका में जाकर कहा रहे हैं कि हर तीसरा दिन हम IIM और हर 7वां दिन IIT खोल रहे हैं। एक IIT क्या बता दीजिए, एक एम्स बता दीजिए, एक सिंगल एम्स जो इन्होंने खोला हो। गोरखपुर हम लोग के समय का जमीन दिया गया, रायबरेली हम लोग के समय सरकार में जमीन दिया गया और बनवाने का धन भी आवंटन हुआ। ये एक एम्स का, ये तो उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, उसको आज तक विधिवत चालू नहीं करा पाया। इससे फ्री इलाज की बात हुई थी कि कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, गरीबी, दवा इतनी महंगी है, इसलिए इसमें फ्री की व्यवस्था किया जाए। आप बता दीजिए, ये जहाँ से सांसद हैं बनारस, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, मैं वहीं से पढ़ा बढ़ा हूँ, मैं बनारस यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ। मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी हुआ, उसके 25 साल बाद ही उम्र में हम जाकर विधायक हो गए। मैं तो हॉस्टल से गया हूँ, विधायक बना हूँ, तो मैं तो एक एक चीज़ जानता हूँ। बनारस में मेरी पूरी जवानी 12-14 साल में वहीं खपाया हूँ, बढ़ा हूँ, और वहीं से मुझे ज्ञान, विज्ञान और संघर्ष और लड़ने का पंडित मदन मोहन मालवीय और राजर्षि के तपोभूमि से मुझे ये आशीर्वाद और ज्ञान मिला है। तो मैं बनारस में ही बता दे कि DLW का लोकल सेट चला गया बंगाल, केवल अब इलेक्ट्रिकल वाला काम हो रहा है। बनारस में ही बता दे कि कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दिए हों, चाहे टाटा का कोई अच्छी कंपनी खोल दिए हों, या बिरला ने कोई बड़ा काम कर दिया हो, या गंगा में 80 घाट नाम है, एक घाट को साफ करके करें 80 घाट साफ हो गया। तो इतना झूठ तो भाई भारतीय जनता पार्टी ही बोल सकती है। 80 घाट का नाम है, जहाँ तुलसी घाट, जहाँ पे तुलसीदास जी रामायण की संरचना किए थे, उसी के बगल में 80 घाट है। आप पता कर लीजिए, एक घाट की मिट्टी साफ करवाए और कहे कि 80 घाट साफ हो गया। तो आप बताइए कि इतना झूठ कौन बोल सकता है? इतना झूठ तो वही बोल सकता है जिसमें आंख में, जुबान में शर्म ना हो। जैसे अभी सुनने में आया शोभी भाई से आपके अच्छे रिश्ते हैं, तो कुछ शोभी भाई से आपके रिश्तों के बारे में किससे? जानना चाहूंगा। सर मैं आपसे नहीं, मैं आपसे इस प्रश्न को करना चाहता हूं। मैंने ये देखा बदायूं की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जो दग्गावर नेता हैं उनको तो समाजवादी पार्टी साथ ले लेती है, और जो उदारवादी नेता होते हैं उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित करने का काम करती है। इस पर आपका क्या कहना होगा? ऐसा नहीं, देखिए संगठन में हम काम किए, मेरी पहचान संगठन से है। मैं छात्र जनता का BHU यूनिट के अध्यक्ष से शुरू किया, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी के समय में, जो इस दुनिया में नहीं है, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ। उस समय सुबोध जी थे, सुदीन जी थे, पद्मज थे, और बड़े बड़े रघु यादव थे। सभी लोग, इनके साथ मैं काम, अपनी कम उम्र में मैंने यूथ राजनीति में काम किया हूँ। हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि उदारवादी और अच्छे नेताओं को दरकिनारे किया जाए। अच्छा, आप दरकिनारे कर देंगे अपने संगठन में, तो फिर हम किसको लेकर चलेंगे? कभी घटना दुर्घटनाएं हो सकती है। देखिए, राजनीति एक बुलंद महल है, इसमें रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो इसको ये भाई जी, रिश्ते के बारे में मैं जानना चाह रहा था। है ना, मेरे अच्छे संबंध है। आपके मामा जी हम लोग के नेता रहे हैं, चंद्रशेखर जी से अच्छे रिश्ता रहा है, और मेरे इतने श्रद्धेय रहे हैं कि कभी कभी कोई बात चंद्रशेखर जी को जाकर कहना पड़ता था तो हम लोग के साथ गए हैं, और उन्होंने अपने शराफत में और बहुत अच्छी जुबान से हम लोग जैसे नौजवानों को वकालत किए हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूह कहीं भी हो तो हम यही कहेंगे कि हम लोग को दुआ दें कि हम लोग आज भी दुनिया में उनके दिशा निर्देशन में हम आगे बढ़ें, हम आगे चलें, और कुछ जिंदगी जो बची हुई शेष है उसमें हम लोग कुछ अच्छा काम करें। सर, अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। दुर्विजय सिंह साक्य का कहना है, हम तो प्रत्याशी हैं, वो उनका कहना है कि हम तो जीत रहे हैं।
इस पर आपका क्या कहना होगा? भाई देखिए, मैंने तो एक बात बोला ना कि जब इनका मुखिया ही लंबरदारी का बड़ा टेंडर डालता है 400 पार, तो 400 पार का लोकतंत्र में इंदिरा जी गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, देश को हम तरक्की पे ले जाएंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे, हम को ये तो बात समझ में आता है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री कहे कि हम 400 पार, पार्लियामेंट में भी बोले और बाहर भी बोले, 400 पार मतलब काउंटिंग हो गया, वोट पड़ गया। अभी तक तो 200 कुछ वोट पड़ा है साहब, और उसके बाद वो कहते हैं कि 400। अब उन्हीं के नहीं मानस पुत्र हैं, ये तो कैसे जीत जाएंगे? काउंटिंग हो गई, वोट पड़ गया, तो वोट पड़ा नहीं साहब, काउंटिंग हुई नहीं, और कह रहे हैं जीत जाए। ये लोग माया जाल। अच्छा दिन आ गया, 15 लाख रुपया खाते में आ गया, देश के 2 करोड़ लोगों का रोजगार मिल गया, तो उन्हीं के ना वंशज है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। इनको आप क्या समझते हैं? ये गीता का प्रवचन करने वाले लोग हैं, ये गांधी जी हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं? ये क्या लोग हैं? ये सत्य वचन बोलने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी सत्य बोला ही नहीं। ये लोग हमेशा गुमराह करने का, समाज को दिग्भ्रमित करने का, नौजवानों को भ्रमित करने का। आज तो कह रहे हैं कि राम जी को हम ही लाए हैं, राम जी को ही लाए हैं। राम जी के बारे में तुलसीदास जी ने क्या क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण में क्या क्या लिखा है, 16 कम्मर रामायण से लगा क्या क्या लिखे हैं। अब कह रहे हैं कि राम जी को हम ही लाए हैं, तो राम जी इन्हीं को लेके जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं तो आप दिखाएंगे नहीं कि राम जी इनको एक बार लेने जा रहे हैं। भाई भगवान बोलता नहीं, देखता तो है ना जी। आप हमारी मार्केटिंग कर रहे हो, क्या हम दिल से चाह रहे हो? आप अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। भगवान, यदि भगवान जिंदा है, भगवान है, तो भगवान को दिखाई नहीं देता होगा? तो भगवान तो ये भी देखते होंगे ना कि जो हमारे ये मानस पुत्र लोग हैं, ये असली है कि नकली हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, अपने हैं कि पराए हैं, ये भी भगवान देखते हो। और आनंद जी काउंटिंग जो घमंड में है, मदांध हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा, ऐसा होगा नहीं। आप मीडिया वाले लोग, आप लोग भी थोड़ा सा परेशान हो, मैं जानता हूँ आप लोग की पीड़ा। इसीलिए आज सोशल मीडिया नहीं होती तो प्रिंट मीडिया कहाँ खड़ी है? बड़े बड़े जो, अब बताइए, प्रसून वाजपेयी जी, आपके एनडीटीवी के रवीश जी, शर्मा जी, और कई ऐसे लोग हैं। अब ये आज कहाँ खड़े हैं जिनकी लेखनी का जो कुछ बोलते थे तो हम लोग ध्यान से सुनते थे। इसकी दर्द, पीड़ा और वेदना समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आज लोग कहाँ खड़े हैं? आप किसी को सही बोलने नहीं दीजिएगा। ये डेमोक्रेसी है, कौन सी डेमोक्रेसी है? आप अपनी वीर गाथा गा रहे हैं। नेहरू जी ने कुछ नहीं किया। ये देश, ये 10 साल का देश है, ये देश 6000 वर्षों का देश है। ये देश से बहुत लोग आए गए। ये तो ऐसा बोल रहे हैं लोग, इससे लग रहा है कि जब से ही आया है तबे से देश है। इससे पहले हिंदुस्तान, भारत था ही नहीं, इंडिया था ही नहीं। बेबात की बात की बहस करना। आप रेलवे में विकास हो गया, हवाई जहाज, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलने लगे। आप बता दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि छोड़िए दूसरे को, आप बधाई में बता दीजिए, इनकी सांसद, इनका विधायक है, इनकी सरकार है ना, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। समझे में नहीं आ रहा कि डबल इंजन में कौन इंजन चल रही है, बड़की चल रही है कि छोटकी चल रही है? तो अमित शाह जी जो है वो बधाइयों आ रहे हैं और अखिलेश यादव भी बधाइयों आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सर कौन जनता पे प्रभाव डाल पाएगा? देखिए,
अमित शाह जी भाग्य भगवान वाले हैं। अखिलेश जी की जो पैदाइश है राजनीतिक संघर्षों से, आप इस बात को माने ना माने, समाजवादी पार्टी का जो उद्गम है वो संघर्ष से है। आज़ादी की लड़ाई रही हो तब, चाहे नरेंद्र हो, असफ अली हो, जयप्रकाश जी हो, डॉक्टर लोहिया हो, या तमाम देश उस समय के लोगों ने आज़ादी के समय में भी संघर्ष के, आज़ादी के बाद भी जब देश में नौजवानों की बात आई, देश में विकास की बात आई, देश में महिलाओं की बात आई, देश में ईमान और इंसान की बात आई, तभी समाजवादियों ने संघर्ष किया है। तो अमित शाह जी तो भाग्य भगवान वाले हैं भाई, ये कितना प्रभावित करेंगे इनका। अच्छा, अखिलेश जी की मीटिंग का स्वरूप देख लीजिए और अमित शाह जी का देख लीजिए, वो कौन सा प्रभाव डालेंगे। और अब बदायूं में अमित शाह का क्या मतलब है, यहाँ पर CRPF सब का ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं गृह मंत्री थे, ये पैरामिलिट्री का कोनो भर्ती खोले हैं, यहाँ भर्ती दिए हैं, इन्होंने कोई बड़ा काम कर दिया है। मतलब बदायूं में इनका क्या प्रभाव है, उत्तर प्रदेश में इनका क्या प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में यही प्रभाव है कि ये भारत गणराज्य के गृह मंत्री हैं। ये एक इतने अच्छे इंसान हैं कि ED और CBI किसी के यहाँ भेज सकते हैं, ये किसी को परेशान कर सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत दावे के साथ कर सकता हूँ। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। शुक्रिया आप लोग।